أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम या शेख कुल्ली। माज़ल क़ौल या अज़ीज़ सुम्मा ख़ब्रुन सू। ला तुख़ीबू या शेख अल कायनात फ़ीहा लिकुल्लि मर्जिन दवा। नहनु मुताब या अज़ीज़ नहनु इला हाजति इला कस्बिल ऐश। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हम उन सारी ताकतों को हाजिर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं सुनना है हमें। कीमत बड़ी होगी जनाब। कोई कीमत बड़ी नहीं है हमारे लिए। हम गम में मरना नहीं चाहते। मरे आपके दुश्मन, आपको तो दुगनी उम्र और चौगनी जवानी नसीब होगी। यह हमारा वादा है। अमावस की काली रात थी। अपशगुन था या किस्मत का लिखा था पता नहीं, पर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था उस रात कि कुछ तो सही नहीं है। ओ बलराज, बलराज, आप प्रवीण, अरे बिजली आ गई है। अरे पंप चालू हो गया है। आजा फटाफट खेतों को पानी देते हैं। बस आ गया। सुनिए ना, आप मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? बस क्या? देखो पूरे 18 घंटे बाद बिजली आई है, अब जाना तो पड़ेगा। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, डर लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं, आप कल सुबह चले जाना। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम आराम करो, ठीक है?
हमारी टीम जंगल में हर जगह ढूंढ रही है। पहले आप पूरी बात बताइए, हुआ क्या है? हम और हमारा बेटा विवेक और मेरा चचेरा भाई बलराज हम खेतों में पानी देने जा रहे थे साहब। तभी अचानक हमने देखा कि तो वो दो लोग इस धर्म को पकड़ के रखे हुए थे। हाँ, घसीट कर खेत सीधे हमारे गांव में आके रोके और सबको बता दिया। हाँ साहब, मेरे बेटे बलराज की जान खतरे में। ये धर्म और प्रवीण बता रहे थे, उन्होंने चेहरे पे कोई गमछा वमछा तो लपेटा नहीं था, कुछ अजीब से कपड़े से ढका हुआ था। हाँ, उन्होंने ऐसे सर के ऊपर से ऐसे कुछ डाला हुआ था, सिर्फ ऐसे आंखें और नाक के यहाँ पर ऐसे छेद था। हाँ यादव सर, बलराज की लाश मिली है, सिर कटी। क्या हुआ? बलराज कहाँ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? लाश मिली है उसकी मीना, सर कटा हुआ है। कहाँ है वो प्रियंका? कुछ बोलो ना। ऐसा नहीं है कि पहले मार डाला फिर सर काटा गया। सीधा सर काटा गया, वो भी एक वार में। विक्टिम के साथ जो लोग थे उनका कहना है कि हमलावरों के पास तलवारें थी, उसी से काटा गया होगा। मिनिमम ब्लड बहा है बॉडी में। इंस्पेक्टर, ये एक भयानक किस्म का मर्डर है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो, सोडोमिक लिया। मगर बलराज कुशवा का सर कहीं नहीं मिला। कहीं खून के छींटे मिले? एक कतरा भी नहीं सर, वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। जमीन कहीं से खुदी हुई मिली? शायद गाड़ दिया हो। नहीं सर, कहीं कुछ नहीं मिला, हर जगह चेक कर लिया। पांडे, धड़ जहां मिला वहां से सर ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए। बाकी का जंगल छान मारो अच्छी तरह से, बारीकी से। धर्म, जब वो दो लोग तुम्हें घसीट कर लेके जा रहे थे, जहां तुम्हारी टेम्पो खड़ी थी वहां से लेकर खेतों तक, इस दौरान उन लोगों ने आपस में कोई बात की? कुछ सुना तुमने? हमने कुछ भी नहीं सुना, हमारा मुंह बांध रखा था। हम बहुत डरे हुए थे, बस उनसे भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दे। इरादा क्या था उनका? पहले तुम्हें खेतों में लेके गए, फिर तुम्हें छोड़ दिए, फिर बलराज को लेके गए और उसका सर काटकर अपने साथ ले गए। अब उनका क्या इरादा था हम कैसे बता सकते हैं? हम तो बस घर से पान खाने के लिए निकले थे। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? कुछ बलात्कार? नहीं। देखो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ था तो शर्म के मारे कुछ भी छुपाना मत। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, तो क्या बताएं? बस एक पेड़ के पीछे बैठाया। सिर्फ बिठाया? जी साहब, और बहुत देर तक वो हमें वापस ले आया साहब। फिर धर्म को ले गया, फिर धर्म को लुटाया और फिर बलराज को ले गया साहब। तुम तीनों के साथ ये गेम खेला और तुम्हारे बेटे विवेक के साथ कुछ नहीं किया? नहीं साहब, हम तो बहुत घबरा गए थे साहब। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हमारे बच्चे के साथ। फिर धर्म को लुटाया और फिर बलराज को ले गया साहब। तुम तीनों के साथ ये गेम खेला और तुम्हारे बेटे विवेक के साथ कुछ नहीं किया? नहीं साहब, हम तो बहुत घबरा गए थे साहब। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हमारे बच्चे के साथ भी कुछ। अभी जाकर आंख लगी है, लेकिन कुछ बोला नहीं। बच्चा है, डरा हुआ है, लेकिन प्रीति हमें इससे बात करनी होगी जब भी ये बात करने की हालत में आए। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा ऐसा नया क्या बोलेगा जो उसके बाबा ने नहीं बोला अब तक? अब बलराज क्यों, ये हमें कैसे मालूम साहब? प्रवीण, दिमाग पर जोर दो। धर्म को टेम्पो के पास से उठा लेंगे, तुम तीनों को भी रोक के रखा। फिर बारी बारी तुम्हें, धर्म को, बलराज को पेड़ के पीछे लेकर गए, फिर सिर्फ बलराज को ले गए और उसका गला काट डाला। साहब, ये तो वही जाने ना जिन्होंने गला काटा। साले एकदम भूत की तरह दिख रहे थे और एकदम चुप, मुंह से एक चू भी नहीं निकली उनके। एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, अगर उन्होंने हमें गलत फहमी में पकड़ा था तो क्या प्रवीण और बलराज को भी गलत फहमी में पकड़ा? इस पूरे वाकयात के दौरान उन दोनों में से किसी का फोन ऑन हुआ था? कोई घंटी बजी थी? नहीं, हमारे सामने तो नहीं। नहीं साहब, हमारे सामने तो कोई फोन नहीं बजा, ना ही उनकी किसी से फोन पे बात हुई। हाँ, धर्म ज्यादा समय था उनके साथ, शायद उसे मालूम हो। सब हमारे भाई बलराज की किसी से क्या दुश्मनी होगी?
दोनों भाई छोटे किसान हैं, सब्जियां उगाते हैं। हमारे बाबू कनकपुर में ठेला लगाते हैं। हम दोनों भाई कानपुर की सब्जी मंडी में अपनी उपज बेचते हैं। शालिनी भाभी 6 महीने पेट से। हम लोगों की किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब? शिवराज, वो 2 लोग लूटपाट के इरादे से नहीं आए थे, क्योंकि ना तो किसी की जेब से कोई पैसा चुराया गया और ना ही मोबाइल फोन। अब कह रहे हैं कि खास हमारे भैया को ही मारने आए थे वो दोनों। लगता ऐसे ही रहा शिवराज। शालिनी भाभी को लगा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तुम्हारी भाभी को ऐसा क्यों लगा? पता नहीं साहब, उन्होंने बलराज भैया को भी कहा था। हमारी बीवी प्रियंका से भी इस बात का जिक्र किया था। जब ये जा रहे थे तो हमारा जी घबरा रहा था। हमने कहा था इनसे मत जाइए, अजीब सा डर लग रहा है। प्रियंका, हमने कहा था इनसे। दीदी कुछ नहीं होगा, बस सब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। शालिनी जी, मैं जानता हूँ इस वक्त तो आप बात करने की हालत में नहीं, पर हमारे लिए जानना जरूरी है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके पति बलराज के साथ कुछ गलत होने वाला है? पता नहीं साहब, कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था, और फिर इतनी काली रात। पर ऐसा लगने की वजह क्या थी? क्या बलराज ने आपसे कुछ कहा था? कुछ तो बोलिए। किसी और ने कुछ कहा हो या कुछ हुआ हो, कुछ भी? बस कुछ दिनों से अंदर से ऐसा लग रहा था, और फिर मावस की रात मेरा डर सच निकला साहब। और शालिनी, डर बेवजह तो नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी। याद करिए, देखिए, ना सिर्फ आपने अपना पति खोया, बल्कि आपका होने वाला बच्चा जब इस दुनिया में भी नहीं आया, उसने अपने पिता को खो दिया। याद करिए, जहन पर जोर डालिए, आपके डर की वजह क्या थी? सब प्रवीण का बेटा विवेक अभी बात करने की हालत में नहीं है। पाल, बलराज की पत्नी शालिनी से बात करो। वो जरूर कुछ जानती है। शायद बलराज की जान को खतरा था, उसे डर था। उसने बलराज को उस रात खेत पर जाने से रोका भी था। सर, धर्म और प्रवीण दोनों को दोबारा बिठाकर पहले अलग अलग और फिर साथ में स्टेटमेंट्स लिए मैच कर रहे हैं। लेकिन सर, एक बात अब भी खटक रही है। विवेक धर्म और प्रवीण को छोड़ दिया और सिर्फ बलराज को मार डाला। इस धर्म और प्रवीण के फोन रिकॉर्ड्स खंगालो। ये सब कुछ एक साजिश के तहत भी हो सकता है। ये प्रवीण बलराज का चचेरा भाई। प्रवीण बलराज को खेतों में पानी देने के लिए लेकर जाता, और फिर 2 लोग धर्म को बंदी बनाकर वहीं लाते। धर्म को छोड़ देते हैं और बलराज को साथ में ले जाते और उसका कत्ल कर देते हैं। और बलराज के सर का अभी तक पता नहीं चल रहा है। अरे वाह, बड़ी टिप टॉप लग रही हो। तुम्हें हमारे आने की खबर किसने दी? तुझे क्या लगा जंगल में मोर नाचा और किसी ने नहीं देखा? ये क्या बोल रही हो? गुरु भाई, सुपारी की कोई खबर ओवर तो नहीं है, लेकिन 2 पंटर फजल खान, इमरान अंसारी पेपरों में मंडराते दिखे थे 3 अक्टूबर तक। हिस्ट्री है इनकी? काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इलाहाबाद में। 1 मर्डर, 2 हाफ मर्डर। लेकिन ये इलाहाबाद से पिपरवा में क्या कर रहे थे? वो भी कई दिनों से तंबू गाड़े बैठे थे यहाँ। 4 अक्टूबर के बाद गायब हुए। 4 तारीख के बाद ये दोनों पेपरवा से कहाँ के लिए निकले? लॉज वाले को ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन बोला कि 3 तारीख तक पिपरवा में ही थे। अब पेशेवर क्रिमिनल है साहब, और पिपरवा कोई छुट्टी मारने में जगह तो है नहीं। धर्म और प्रवीण, इन दोनों के भी अंदर की कहानियां बाहर निकलवा। अब ये तो पक्का है कि इस बलराज कुशवाहा को मरवाया गया है। साहब, हमारा विवेक अभी भी बहुत डरा हुआ है। देखिए, अगर हमें जरा सा भी ऐसा लगा कि विवेक को तकलीफ हो रही है, हम उसी वक्त बात करना बंद कर देंगे। हमारा बच्चा बहुत ही छोटा है, आप लोग को देखते ही और डर जाएगा। साहब, आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा गांव हमारे थाने के बाहर धरना देकर बैठा हुआ। वैसे भी बलराज कोई गैर नहीं था, आपके अपने परिवार का था, आपका अपना खून। इमरान अंसारी और फजल खान के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, मैं भिजवा देता हूं आपके पास। पर उन दोनों को जेल से छूटे अभी 8 महीने हुए हैं।
उनके किसी नए कांड के बारे में सुना नहीं अभी तक, अभी से सुन रहा हूँ। जिस दिन यहाँ कनकपुर में वो बलराज कुशवाहा हत्याकांड हुआ, वो दोनों बगल के पेपरवा गांव में ही मौजूद थे। फिर तो पूरे आसार हैं कि वे दोनों शामिल रहे होंगे। मैं उनके पिछले 8 महीने के मूवमेंट निकलवाता हूँ। कनकपुर पुलिस स्टेशन। सर ढूंढने में सर मत फोड़ो, कभी नहीं मिलेगा आपको। बलराज का सर? अब आप भी ना मैडम मेरा सर खा रही हैं। जो बोलूं उस पर अमल करो, आप लोगों के सर का बोझ हल्का होगा। एक बार सामने आके बात तो कर, हम तुझे काफी हल्का कर देंगे। अब आप भी ना मैडम आम खाने की बजाय पेड़ गिन रही हैं। वैसे किसी ने बताया आपको उस रात के बारे में? क्या नहीं बताया? यही कि बलराज का मरना तय था उसी सुबह से। चल ठीक है, नहीं बताया, तू बता दे क्या जानता है। पता कीजिए मैडम, क्या रोज रात को बलराज खेत में पानी डालने जाता है? क्या रोज रात को उसका चचेरा भाई प्रवीण उसी को बुलाने आता है? बलराज! कोई तो पक्का जानता था कि वो रात बलराज की आखिरी रात होने वाली थी। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, डर लग रहा है। आप कल सुबह चले जाना। वहां आए थे, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ इस शिवराज को उठा लीजिए। हो ना हो ये सब पहले से प्लान किया गया था और इसे सुबह से ही अंजाम दिया गया था। आपको किसी ने गलत खबर दी है? तो तू सही खबर दे दे, बता दे हमें कि उस कत्ल वाली रात को तेरी जगह पे बलराज क्यों था खेतों में, और ये बात हमें किसी ने बताई क्यों नहीं? हाँ ये बात सच है साहब। 3 तारीख को हम ही ने बलराज भैया से कहा था कि कानपुर हम चले जाते हैं सब्जी लेकर। भैया आज हम चले जाएं क्या कानपुर मंडी में? कानपुर मंडी? कुछ खास है क्या? कुछ चीजें लेनी है। कौन सी चीजें? एक जैकेट पसंद आई है और भी छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। सोचा हम ही चले जाते हैं। तो हम जाएं भैया? जा, चला जा। हमें मालूम था साहब कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया था, इसीलिए तो हमने बलराज को आवाज दी थी ना। और किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि ये बात हमें बताई जाए। खुद शिवराज ने हमें ये बात नहीं बताई कि रोज वो खेतों में पानी देता है। बस उस 3 अक्टूबर की अमावस की रात को शिवराज नहीं बलराज खेतों में जाता है और फसल की तरह उसकी गर्दन काट दी जाती है। और तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन शिवराज मंडी गया और बलराज घर बैठा है? किसान कभी कहाँ घर बैठ पाता है साहब। छोटा भाई मंडी गया तो बड़ा भाई पूरा दिन खेत में काम करता रहा। और ये बात बलराज ने हमें बताई थी कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया हुआ। अब पता नहीं आप लोग इस बात में कौन सी बड़ी साजिश ढूंढ रहे हैं। साजिश? साहब हम अपने बड़े भाई को मारने की साजिश क्यों करेंगे? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। साहब बलराज हमारे सिर्फ बड़े भाई ही नहीं थे बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी थे, समझे आप? फिलहाल तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई बलराज की पत्नी, तुम्हारी भाभी गर्भवती शालिनी को यह क्यों लगा कि उस रात बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है। और उधर प्रवीण के बेटे विवेक को भी यही लगा कि वो दोनों हत्यारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बलराज भैया के लिए आए थे। अब किसी को कोई भी बात यूं ही तो नहीं लगती, कोई ना कोई वजह होती है। कुछ होता है जो जहन में होता है, सामने नहीं होता। जबान पे होता है पर हम बोलते नहीं। साहब आपको एक बात बोलें, आप यकीन करेंगे? सच कहोगे तो यकीन अपने आप हो जाएगा। बोलो। उस रात हम जब कानपुर से लौट रहे थे तो हमें भी ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है साहब। क्या था ये तो नहीं पता साहब। एक किस्म का मनहूस सपना समझिए या जो भी आप बोलना चाहें आप बोलिए। एक अंदर से कुछ लगता है ऐसा साहब। क्या होने वाला था सब धुंधला था सपने में, लेकिन एक चेहरा दिखा साहब जिसके साथ ये गलत होने वाला था, और वो चेहरा बलराज का था। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना साहब? बोलते रहो। हमने सोचा साहब कि बलराज भाई को फोन करते हैं, पर हमने नहीं किया। सोचा कि पागल मत बन शिवराज, हो सकता है हमारे मन का वहम हो, कोई बुरा सपना हो। लेकिन अगर कहीं ये सब सच हो गया तो फिर हम स्टेशन उतर के साइकिल रिक्शा पकड़ के घर जा रहे थे, तब
घर के बाहर भीड़ को देख के हमारा दिल बैठ गया साहब। हम बुरी तरह कांप गए थे कि हमारा वो सपना, वो वहम, वो सच हो गया है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिन ऊपरी ताकतों ने तुझे, तुम्हारी भाभी को यह एहसास दिलाया कि बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है, वही ऊपरी ताकतें कल रात मेरे सपने में आई और बोली कि बलराज का कत्ल एक साजिश है। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, ऐसा नहीं है शिवराज। फिर आधी रात को जब मैं नींद में था तो 2 नकाबपोश मेरे सपने में आए और इस बार उनके नकाब उतरे हुए थे और वो मेरे सामने थे और हमें पता चल गया कि वो 2 नकाबपोश इमरान अंसारी, फजल खान। फिर ऊपरी ताकतें मुझसे बोली कि इन दोनों ने अजीब सी खो खो खेली तुम्हारे भाई बलराज, परवीन और उस धर्म के साथ, ताकि सबको यही लगे कुछ अजीब सी हरकत हुई। इन दोनों ने अपनी सुपारी को अंजाम दिया, तुम्हारे भाई का सर काटकर साथ ले गए। मकसद कामयाब। ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम सब ने मिलकर यह कांड रचा और बलराज का कत्ल कर दिया? साहब ये सब बकवास है। बलराज का सर काटकर कहां छुपाया तुम और क्यों? इंडियन करेंसी में उसे 25 लाख देने हैं। उसका नाम है अजीज बेग। वालेकुम सलाम। आइए आइए, अंदर आइए। जी मैं वर्षा बोल रही हूँ। जी हाँ, वर्षा साहू। आप कौन? वर्षा साहू, तुम पिपरवा में रहती हो? जी हाँ, लेकिन आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पायल चौहान बोल रही हूँ, कनकपुर पुलिस स्टेशन से। अब तुरंत मना मत कर देना कि तुम बलराज कुशवाहा को नहीं जानती हो। क्या हुआ? जी हम जानते हैं बलराज को। मेरा मतलब जानते थे। रोज बातें होती थी तुम्हारी बलराज के साथ? जी। क्या बातें होती थी? फर्टिलाइजर के बारे में, जीएसटी के बारे में, या विराट कोहली की बैटिंग के बारे में? मैडम जान पहचान थी हमारी। रिश्ते में जान पहचान थी या जान पहचान से कोई रिश्ता था? मैडम ऐसा कोई रिश्ता नहीं था हमारा। तो जो भी था पर्दे में क्यों था? बलराज की पत्नी शालिनी ने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। ऐसे कैसे? आप चाहती क्या है हमसे मैडम? हम चाहते हैं बलराज के कातिल तुरंत से तुरंत पकड़े जाएं, और उसके लिए जरूरी है तुम्हारा हमसे बात करना, आमने सामने। ये वर्षा साहू पिपरवा में रहती है और पिपरवा में ही इमरान अंसारी और फजल खान डेरा डालकर बैठे हुए थे 3 अक्टूबर तक। और सर 3 अक्टूबर की रात को बलराज की पत्नी को बस लगा कि उसके पति के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। भाई शिवराज को भी यही लगा। वैसे शिवराज के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ निकला नहीं, और धर्म पुरोहित और प्रवीण कुशवाहा, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में भी शक करने जैसा कुछ नहीं निकला। कहीं साजिश में शिवराज, धर्म और प्रवीण, इन तीनों की कोई मिलीभगत तो नहीं? हो सकता है सर इन तीनों के बीच फोन पे बात ही ना हुई हो, सब कुछ आमने सामने हुआ। एक काम करते हैं, इस प्रवीण और धर्म पुरोहित से अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं। और वह अज्ञात कॉलर जिसने हमें खबर दी थी, उस पर क्या लीड है? हर दूसरे केस की तरह ट्रेस नहीं हो रहा है। आजा, कोई नहीं।
देखिए साहब, बात साहब हद है। पीड़ित बलराज कुशवाहा का चचेरा भाई प्रवीण कुशवाहा और धर्म पुरोहित दोनों को हमने कस्टडी में ले लिया। हमारा इरादा था कि हम इन दोनों को और शिवराज कुशवाहा को साथ में इंटेरोगेट करेंगे, उनके हलक में उंगलियां डालकर सच को निकाल लेंगे। पर कहीं और कुछ और लोग थे जो इस भयंकर कत्ल से काफी करीब से जुड़े थे, जिनके प्लान में कोई गड़बड़ हुई थी और बहुत जल्द इस गड़बड़ की भनक हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। दोस्त, ये तो लफड़ा हो गया, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अबे फजल, जो भी लफड़ा तेरा, हमारा क्या लेना देना? यार इस अंदाज में तो बात नहीं किया करो लाला। और ये हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? बोल रहे हैं हम, सीरियस है, फंसे पड़े हैं, कुछ करना होगा। हाँ ठीक है, बोल। गुरु कोई तगड़ी खबर सुना जो हमें शिवराज, धर्म और प्रवीण का मुंह खुलवाने में मदद करे। सर, एक बड़ी बौखलाने वाली भयंकर सी खबर आई है। इस केस से जुड़ी है? हाँ साहब, इसी मर्डर से जुड़ी हुई। वो सर जो अभी तक हमें नहीं मिला है। हाँ नहीं मिला, उस कटे सर का क्या? शायद उस कटे सर की कोई मांग थी, किसी को चाहिए था वो कटा सर। क्या बात कर रहा गुरु? मैं यहाँ मदीनाबाग आ रहे थे कि ये एक आत्महत्या का केस था या फिर हत्या का, और अब ये 10 लोगों के परिवार की मौत वाला केस हमारे सामने आया था, जिसके चलते हम तांत्रिक फूलचंद वर्मा के केस को एक नई नजर से देखने लगे। क्या ये दोनों केसेस आपस में किसी भी तरह से जुड़े थे? 13 सितंबर 2017 को हमारे कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था। फूलचंद वर्मा की मौत की खबर दी गई थी। शुरुआत से ही फूलचंद वर्मा की मौत रहस्यमय लग रही थी। सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई। हमें भी फूलचंद वर्मा के कमरे से एक डायरी मिली थी, एक डायरी जिसमें काफी कुछ लिखा गया था, जीवन और मृत्यु के बारे में। वो 2 लोग कौन थे जिन्हें तुमने यहाँ से जाते हुए देखा? हमें नहीं पता साहब, लेकिन देखने में बाबा लोग लग रहे थे। उन दोनों को पहले भी कभी देखा था यहाँ पे? नहीं साहब, और साहब देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा साहब। सब बाबा लोग एक ही जैसे दिखते हैं साहब, और गुरुजी से मिलने तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं साहब। हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है साहब, बस हम अपना काम 2 घंटे में करके यहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी के यहाँ घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, हम अपना काम खत्म करके 10 सवा 10 बजे तक यहाँ से निकलते हैं। तब उनके 2 चेले नितिन जी और मनीष जी आते हैं, गुरुजी के पास तंत्र मंत्र सीखते थे। तो और कोई नहीं है फूलचंद जी का? हैं साहब, उनके एक बड़े भैया हैं, यहीं कहीं कानपुर में रहते हैं। और बीवी बच्चे? थे, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है, कभी देखी नहीं। सर, तंत्र मंत्र की सामग्री के अलावा ये एक डायरी मिली है, और ये फोन शायद फूलचंद जी का ही है। फूलचंद जी के भाई का नंबर है? नहीं है साहब। उनके दोनों चेले नितिन और मनीष, उनमें से किसी का नंबर? नहीं साहब। फिर उस फोन में चेक करो, बड़े भाई का नंबर या दोनों चेलों में से किसी एक का नंबर तो होगा ही होगा। नौकरानी मंजू बता रही थी कि उसने 2 बाबा लोगों को निकलते हुए देखा था घर से बाहर सुबह। आप लोगों ने सिर्फ किसी ने देखा? नहीं साहब, हम तो अपने घर के अंदर ही बैठे थे, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। मंजू ने बताया कि फूलचंद जी का परिवार है कहीं, आप जानते हैं उन्हें? अच्छी तरह से जानते हैं साहब, यहीं रहता था, लेकिन 10 साल पहले फूलचंद जी और उनकी पत्नी का तलाक हो गया था, और उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई थी। और कोई जानता है फूलचंद जी के बारे में? कोई उनका दोस्त, रिश्तेदार वगैरह? वो उनके बड़े भाई हैं ना रघुवीर जी, उनको पता होगा। हाँ जी, हम रघुवीर वर्मा बात कर रहे हैं। फूलचंद जी के बड़े भाई? जी हाँ, बात क्या है? फूलचंद जी का देहांत हो गया है, शायद मर्डर हुआ है। मर्डर? फूलचंद का? हमें लगता तो ऐसा ही है, पर अभी क्लियर नहीं है। फूलचंद जी की लाश लटकी हुई पाई गई है। आप गिरधर नगर थाने आ जाइए। ठीक है। उस वक्त हमें नहीं पता था फूलचंद वर्मा का मर्डर हुआ था या कुछ और था। अगर ये सुसाइड है तो बहुत अजीब सुसाइड है, और अगर ये मर्डर है तो इसे सुसाइड। विक्टिम ने खुद को लटकाया होता है, कुर्सी को लात मारी होती है। जनरली कुर्सी 1 या 1.5 फुट दूर मिलती है लाश। हमारे केस में भी एक कुर्सी मिली है, लेकिन कमरे के दूसरे छोर पर। इसीलिए मैंने कहा कि मर्डर भी हो सकता है। आपके फाइंडिंग्स क्या है? इसके मर्डर या सुसाइड? मैं आपको वही सिग्नल दे रहा हूं जो मुझे बॉडी दे रही है। बाकी आपकी इन्वेस्टिगेशन को फाइंड आउट करना है कि इसकी दुनिया और इसके आसपास के लोग क्या कहते हैं।
फैमिली थी। संध्या उसकी पत्नी, तलाक के बाद वो यहीं कानपुर में ही रहती है और उनका बेटा राजेश बेंगलुरु में जॉब करता है और बेटी लक्ष्मी शायद मुंबई में सेटल्ड है। आपका छोटा भाई सामान्य गृहस्थ आदमी, तांत्रिक कैसे बना? पता नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। नितिन, काम वाली को तो जानती होगे तुम दोनों? मंजू। हाँ, मंजू ने हमें बताया कि जब उसने घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से किसी ने उसे 10 मिनट रुकने के लिए कहा। क्या आप कर रहे हैं? बीच में नहीं उठ सकते। जैसे कि आज भी हम वही टाइम पे पहुंचे। मैडम, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी ऐसे छोड़कर हमें अचानक चले गए। छोड़ के चले गए? मनीष, मर्डर हुआ है फूलचंद जी का। हाँ हाँ वही। ये जो शुद्धिकरण की पूजा थी, ये फूलचंद जी किसके लिए कर रहे थे? मंजू का कहना है कि उसने बाहर 2 लोगों को जाते हुए देखा जो बाबा या तांत्रिक टाइप के लग रहे थे। और मंजू ने यह भी कहा कि जब वो वापस आई तब दरवाजा पहले से खुला था, पर रोज सुबह जब वो डोरबेल बजाती थी तब फूलचंद जी खुद दरवाजा खोलने आते थे ना। मैडम, गुरुजी से पूजा करवाने कई लोग आते थे। कई बार बाबा लोग और अलग अलग तांत्रिक लोग ही गुरुजी से मिलने आते थे। दूर दूर से लोग आते थे। इस सुबह किस चीज के लिए पूजा हो रही थी ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मर्डर तो पूजा के दौरान या पूजा के तुरंत बाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मर्डर की प्लानिंग पहले से हुई होगी। कोई तुम्हारे गुरुजी को क्यों मारना चाहेगा? ऐसा क्या था? मनीष, नितिन, मंजू के अनुसार उसने बाबा टाइप के लोगों को बाहर देखा। कहीं ये कोई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी तुम्हारे गुरुजी की? प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? संध्या, फूलचंद की मौत हो गई है। कैसे? पुलिस कह रही है कि उसकी लाश घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। मर्डर है या सुसाइड कुछ पक्का नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, राजेश और लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी, तुम्हारे पापा नहीं रहे, पुलिस केस है। कह रहे हैं कि मर्डर या सुसाइड हो सकता है। हेलो लक्ष्मी। हाँ माँ। बेटा, राजेश और तुम आओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम करते हैं राजेश भैया से बात। तेजस, वो पापा की डेथ हो गई। व्हाट? लक्ष्मी, समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जबरदस्त वर्कलोड है। संडे को भी काम कर रहे हैं। तुम जा सकती हो तो जाओ। हमारे लिए छुट्टी लेना इम्पॉसिबल है इस वक्त। वैसे भी लक्ष्मी, हमें पापा से मिले या बात किए हुए कई साल हो गए। हम कौन सा टच में थे उनके भैया? हम तो सिर्फ मम्मी के लिए कह रहे थे, एक दिन के लिए आ जाते। छोड़ो ना लक्ष्मी, जीते जी उन्होंने कभी केयर नहीं की। अब क्या है फालतू का ड्रामा? वैसे जाना तो मम्मी को भी नहीं चाहिए। बाकी तुम दोनों देखो, हम तो नहीं आ रहे। फूलचंद की तलाकशुदा पत्नी संध्या और बेटी लक्ष्मी से हमें सुनने को मिलने वाली थी एक कहानी, एक तनाव भरे परिवार की कहानी। जी बन के हमको कुछ नहीं पता। हमारे लिए तो सिर्फ बुरी शादी का एक आधा हिस्सा थे। रिश्ता तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो आधा हिस्सा भी मिट गया। ये कैसे हुआ, मर्डर या सुसाइड, हमको नहीं पता और ना ही पता करना है। हमने फूलचंद जी का नाम तो सुना है, परंतु यह कभी नहीं सुना है कि कोई व्यक्ति साक्षात अपने मृत्यु को देख सकता है। यदि फूलचंद जी ऐसा कह रहे थे तो हमें तो सिर्फ यह ढोंग लगता है। अच्छा, उनकी नौकरानी बता रही थी कि उसने 2 बाबाओं को उनके घर से जाते हुए देखा था। कोई आइडिया है कि कौन हो सकते हैं वो दोनों? हमने सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं से पूछताछ की। कोई भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था कि नौकरानी मंजू कनौजिया ने जिन 2 बाबाओं को कत्ल की सुबह फूलचंद के घर से निकलते देखा था वो कौन हो सकते थे। हमने फूलचंद वर्मा के फोन रिकॉर्ड्स में फीचर हुए उन सभी लोगों से कांटेक्ट किया जो उसके पास सलाह मशवरा और उपायों के लिए आते थे। नितिन और मनीष, फूलचंद के शिष्यों ने भी एक भक्तों की सूची बनाई जो फूलचंद के दर्शन के लिए बराबर आया करते थे। हमें इन लोगों में उस शख्स केस को सुसाइड केस करार देकर क्लोज करना जल्दबाजी हो जाती, पर इसके पहले कि हम ऐसा सोचते भी, हमें केस हत्या का होने का एक ठोस एंगल मिल गया। एक नहीं, दरअसल 2 एंगल।
मैडम जी, आप इस शिवनगर के रहने वाले कपिल सिंह से पूछताछ कीजिए ना। क्यों मनीष, तुम्हें उस पर शक क्यों है? मैडम, ये 2 महीने पहले तक गुरुजी के पास बार बार आया करता था। फिर कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? हाँ, हुआ ना मैडम। और हम अंतिम संस्कार के वक्त देखें, उस कपिल सिंह के चेहरे पर सुकून था। ऐसा भी क्या हुआ था इस कप? हमारी पत्नी और हमारे बच्चों का हमें छोड़कर चले जाने का दुख हमारी आत्मा को घोट रहा था। हम टूट रहे थे, बिखर रहे थे, और हमारी पीड़ा हमारे गुरु ने हमारे चेहरे पर पड़ दी। बहुत परेशान लग रहे हो। घाव भी ताजा है और गहरा भी, मानो दर्द का कुआं है ये घाव। तुम्हारे भीतर है ना ये घाव? हाँ, तुम इसी दर्द के कुएं में जियोगे, इसी में मरोगे, पर तुम्हारी परेशानियां मरने का नाम नहीं ले रही है। यही परेशानी है ना तुम्हारी। आदत है मनुष्य की, अपनी परेशानियों को ही अपना जीवन बना देता है। फिर अपेक्षा करता है कि परेशानियां समाप्त हो जाएं। कैसे होंगी? परेशानियों को हम अपने आप से लिपटा के जो रखते हैं, फिर सोचते हैं अब केवल मृत्यु ही है जो इन परेशानियों से मुक्ति देगी। सच कह रहे हैं बाबा, हमारा तो हर दूसरे दिन मन करता है कि मर जाए, छूट जाए। ऐसा सोचने वाले केवल तुम ही नहीं हो। और फिर मृत्यु कोई इच्छा तो है नहीं जो पूरी होती है या नहीं होती है। मृत्यु तो एक सत्य है, एक मंजिल है जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। अब वहां की गाड़ी या जहाज तुम्हारे कब आएंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं कि हम अपने दुख के साथ कब तक जिएंगे? कितना जीना चाहते हो अपने दुखों के साथ? साल बोलो। और 1 सेकंड नहीं, हम तो इस यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। हमें मृत्यु चाहिए। मृत्यु चाहिए तो ध्यान लगाकर एक समय तय करो जब तुम्हें जाना है। जा सकोगे, यह शक्ति हम सब में है। अगली बार जब तुम यहां आओगे, हम तुम्हें नहीं मिलेंगे इस संसार में। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? कह नहीं रहे, देख रहे हैं अपनी मृत्यु को। हमारे गुरु ने सारी विद्या, सारी हिम्मत हमें दे दी थी, और जब अगले दिन हम उनके दर्शन और सेवा के लिए पहुंचे तो वो जा चुके थे। अरे बाप रे, मतलब एक दिन पहले बोले और दूसरे दिन चल बसे? हाँ गुरुजी, उन्होंने अपनी मृत्यु देखी? वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई आभास उन्हें हुआ अवश्य था। विष्णु, ये जो तुम्हारा मुरारी वाला केस है, हाँ, ये 10 लोगों की मौत वाला, ये मुझे हमारे यहाँ सितंबर 2017 में रजिस्टर हुए एक केस की याद दिला रहा है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे केस में कुछ लगा क्या? नहीं राजपूत, अभी नहीं। पता नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो मर्डर था या सुसाइड, या फिर अजीब सा सुसाइड। और तुम्हें लगता है कि हमारा जो केस है वो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है? शायद, पर साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि शायद हमारा केस मर्डर केस ही है, जैसा कि हमें उस वक्त लगा था। बेटी का हाथ हो सकता है, मुंबई वाली लक्ष्मी। सर, उसकी मां संध्या ने आपको बताया नहीं कि ये लक्ष्मी 11 से 13 सितंबर यहीं कानपुर में थी? क्या? इस बंदी की पूरी कुंडली मंगाई है मैंने मुंबई से। ये लक्ष्मी और उसके पति तेजस का पर्चा चिट्ठा ये है कि दोनों ने अपनी नौकरी छोड़कर इंटरनेट पे वो खोला है, वो बोलते ना, वो पोर्टल खोला है, पोर्टल। कोई पैसा वैसा लगाया था क्या उन्होंने? कोई लोन वोन, कोई नुकसान? एक बंदा उनके साथ काम कर रहा था, वो बोला धंधा फुलटू मंदा है, घाटे में है दोनों। लक्ष्मी, कैश फ्लो माइनस में गया है। पोर्टल आगे बढ़ाना है तो हमें एक साथ एक बड़े अमाउंट की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन पापा से मतलब तुम जो कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है तेजस। तुम एक बार राजेश से बात करोगी? लक्ष्मी, लास्ट टाइम जब हम उनसे बात किए, एज यूजुअल जिंदगी की मोह माया पर लेक्चर शुरू कर दिए। वो क्या हेल्प करेंगे? अरे बच्चे हैं हम उनके, कुछ
तो फीलिंग होगी ना हमारे लिए। फीलिंग्स तो दूर की बात है, अगर उनमें रत्ती भर भी जिम्मेदारी होती ना तो वो ऐसे नहीं होते जैसे हैं या हो गए हैं। तुम ही ट्राई करो। सुकून तो मिला मुझे, झूठ नहीं बोलूंगा। कलेजे में ठंडक पड़ गई उसका मरा हुआ मुंह देख के। यही देखने तो गए थे वहां पे, उनके अंतिम दर्शन को थोड़ी गए थे। हमें लगा किस्मत ने हमारा बदला ले लिया है। पूरा नाम क्या है इस किस्मत का? नंबर 2, कितने की सुपारी दी थी? एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। पूजा के बहाने गए थे ना फूलचंद के पास? बेटे की मौत का गम कम करने के लिए फूलचंद की बलि चढ़ा दी। अगर इस फूलचंद को मारने से मेरा बच्चा लौट आता तो मैं इसे मारता और अपने इन हाथों से मारता। 13 साल का बच्चा था मेरा, सिर्फ 13 साल का। बेटे का बदला, कलेजे की ठंडक, ये जायज कारण है किसी को मारने या मरवाने के लिए। खुद भी शामिल थे इसमें? साथीदारों का नाम बोलो कपिल। मैडम, किसी को मारने के लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है, नफरत लगती है। और मेरे बच्चे की मौत के बाद मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं बची है। हाँ, नफरत है, और वो इतनी है कि इसके मरने से खत्म नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सकता था, सो मिला। मैडम, हम नहीं मारे इसे, हम कह रहे हैं आपसे, विश्वास कीजिए हमारा। क्या झूठ बोले हम? आपने इसी कुर्सी पर बैठकर मुझसे कहा था कि 10 साल से आप और आपके दोनों बच्चे फूलचंद जी के कांटेक्ट में नहीं थे। आपने बताया नहीं हमें कि 11 से 13 सितंबर तक लक्ष्मी यहीं थी, कानपुर में। हाँ थी तो, कौन सा झूठ बोले हम? पहले ये तो बताइए, हम झूठ कौन सा बोले? आपने कहा था कि लक्ष्मी और राजेश कभी अपने पिताजी से मिलते ही नहीं थे। हाँ, नहीं मिलते थे। तो क्या कानपुर में खाली उनके पिताजी रहते थे क्या? अरे हम भी तो रहते हैं, वो दोनों आते हैं हमसे मिलने। 11 और 13 सितंबर के बीच लक्ष्मी आई थी हमसे मिलने। तो फिर ये बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? चुप रहना, छुपाना, झूठ बोलना ही होता संध्या जी। छुपाना और चुप रहना होता होगा झूठ, पर क्या छुपाना? बेटी अपनी माँ से मिलने आई थी, क्या ये बताने वाली बात है? मुझे तो ख्याल भी नहीं आया इस बात का। फूलचंद जी हमारी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुके थे, ये समझना इतना मुश्किल है आपके लिए? अरे तलाक हो गया था हमारा। तलाक पति पत्नी के बीच में होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच में नहीं। क्या ये बात सच नहीं है कि लक्ष्मी और राजेश ने अपने पिताजी से कोठी बेचने की बात की थी? की होगी, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और अगर की भी होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी का कत्ल कर दिया। जो पूछना है आप हमसे अभी पूछिए फोन पर, या आप बेंगलुरु आइए, हम वहां आ ही नहीं सकते मैडम। लक्ष्मी आ रही है मुंबई से यहाँ। कूल, उससे पूछिए, हमसे पूछिए, सेम थिंग। बड़े बेटे हो, फादर को आग देने तक नहीं आए। हेलो प्लीज, मेरी पर्सनल लाइफ है। इतनी नफरत अपने फादर से? पर्सनल लाइफ मैम। और अगर आपको और कोई काम वाम नहीं है और मुझ पे कोई शक वक कर रही है तो प्लीज ये गोल गोल बातें करना बंद कीजिए। यहाँ आइए बेंगलुरु सबूतों के साथ और डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन प्लीज तब तक हमें डिस्टर्ब ना करें। आप लोगों को और कोई नहीं मिला तो हमको फंसाने चले, सिर्फ इसीलिए कि 11 से 13 हम यहाँ कानपुर में थे। तुमने जॉब छोड़ा, तुम्हारे हस्बैंड ने जॉब छोड़ा, ऑनलाइन स्टार्टअप पोर्टल फेल हो गया, तुम लोग फंडिंग के लिए तुम्हारे फादर की कोठी बेचना चाहते थे। तो उनका मर्डर करके कोठी कैसे बिकती, बताइए। तुम हमें बताओ लक्ष्मी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तुम कानपुर में थी और अपने फादर से मिली भी थी? हम सिर्फ अपनी माँ के साथ थे और इस बीच ना ही हम अपने फादर से मिले ना ही उनसे बात की। वो दोनों आदमी कौन थे जो तुम्हारे फादर को मारने आए थे? हमें कैसे मालूम होगा? और फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फंडिंग की क्रंच है हमारी और वो हम लोन से पूरा कर रहे हैं, बैंक लोन जो अप्रूव भी है। तुम्हारे भाई के दिल में काफी नफरत भरी लगती है तुम्हारे फादर के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, रंजिश थी, गुस्सा भी था, लेकिन बचपन की सारी यादें इतनी बददी नहीं है मैडम। इस शहर में गुजरा था हमारा बचपन, माँ यहाँ रहती है इसलिए आते जाते हैं। और लास्ट टाइम सुन लीजिए, हम अपने फादर से नहीं मिले और ना ही हमने उन्हें मरवाया। क्या कुछ भी नहीं मिला? नो सर, राजेश और लक्ष्मी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। अच्छा, उसके अलावा वो लोग कोई और नंबर्स यूज करते हो तो बात अलग है। एज ऑफ ना सब कुछ क्लियर है, जैसा कि सर ने कहा, कोई फुटप्रिंट नहीं मिले हैं। फूलचंद के घर के बाहर
आसपास कहीं कोई सीसीटीवी? शायद वो दोनों बाबा कैप्चर हुए हों। गेरुए रंग का कपड़ा डाल रखा था, ऐसा बताया था मंजू ने। फूलचंद वर्मा के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक किए और उनमें कोई भी दो बाबा लोग नहीं दिखाई दे रहे। और अजीब बात तो यह है सर कि इस मंजू के अलावा उन दो बाबाओं को किसी ने भी नहीं देखा। तो क्या मंजू झूठ बोल रही है? कड़ी से कड़ी ग्रिलिंग हुई मंजू की। वही सवालों को घुमा घुमा कर उसके जवाबों को कंपेयर किया गया। क्राइम सीन को अनगिनत बार डिस्क्राइब करने को कहा गया। हमें लग रहा था कि शायद मंजू भी इस मर्डर की साजिश का हिस्सा हो सकती है। शक की सुई फूलचंद के दोनों चेलों पर भी थी, नितिन और मनीष। शायद कि क्या वाकई में यह सुसाइड ही था? क्या फूलचंद ने खुदकुशी की थी? सर, फूलचंद की डायरी स्कैन की, इसमें केवल तंत्र मंत्र के पार्ट हैं जो शायद वो सालों से सीख रहा होगा। सब पूरी तरह से तो नहीं समझी, लेकिन इस डायरी के हर एक पार्ट में अलग अलग किस्म के पावर्स, उन पावर्स को हासिल करने के मंत्र और तरीके हैं। अलग अलग किस्म के पावर्स? जी सर, खुद की और दूसरों की लाइफ को देखने का पावर और इच्छाओं पर पावर, दुनिया से चले जाने का पावर, मौत को देखने का पावर, इसका भी जिक्र है सर। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फूलचंद ने अपनी मौत देखी, डेथ बाय सुसाइड। लेकिन सब फूलचंद के हाथों पे निशान थे, किसी ने उसे पकड़ के रखा था। तो किसी ने असिस्ट किया फूलचंद को? सर, शायद मंजू को इसके बारे में कुछ पता, असिस्टेड सुसाइड के बारे में, क्योंकि मंजू के अकॉर्डिंग उसने घर से दो लोगों को निकलते हुए देखा था। आत्महत्या का प्लान, वो भी मिलकर। साहब, आप लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 महीने हो गए हैं फूलचंद को गए हुए, लगभग 1 साल। अब और झूठ नहीं चलेगा मंजू। क्या तुमने वाकई उन दोनों बाबाओं को उस घर से जाते हुए देखा था, या हमें गुमराह कर रही थी किसी के कहने पर? कहीं वो दोनों मनीष और नितिन तो नहीं थे? मैडम, कसम खा के कहते हैं मैडम, जब चाय पीकर हम वापस आए तो हमने देखा कि घर के पास से दो बाबा लोग गुजर रहे थे। अब वो लोग घर के अंदर से आए थे या नहीं ये नहीं जानते हम, बस घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पता है साहब, और हमने कोई गुनाह नहीं किया है साहब। 10 महीने पहले ये डायरी हड़बड़ाहट में हमने ध्यान से नहीं पढ़ी थी, कुछ पन्ने हमसे छूट गए थे, और इन्हीं पन्नों में से किसी एक पन्ने पर तुम दोनों का गुनाह छुपा हुआ है। क्या सर? तुम्हारे गुरुजी ने साफ साफ लिखा है इसमें कि वो सुसाइड कैसे करेंगे और तुम दोनों उनकी मदद कैसे करोगे। सब कुछ साफ साफ लिखा है इसमें। वो दो बाबा लोग तुम दोनों ही थे ना? हाँ? गुरुजी को मारा है ना, उन्हें आत्महत्या करने में उनकी मदद की है। उस सुबह हम लोग 10 बजे पहुंचे हैं वहां पर। सर, आप लोग ने मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं सर। उस सुबह 8 बजे हम लोग अपने अपने घरों में थे। और सर, अगर गुरुजी हमें ऐसे कसम वसम भी दिलाते तो हम आत्महत्या करने में उनकी मदद नहीं करते सर। और रही बात इस डायरी की, सर आप लोग हमें फंसाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। अगर हम लोगों ने कांड किया होता, हम लोग बुड़बक है सर, इस तरह डायरी को पीछे छोड़ाते, ताकि आप 10 महीने बाद उसे पढ़े और हमारे छाती पे आके बैठ जाए। सर, गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते सर, वो बहुत मजबूत आदमी थे, उनका जरूर किसी ने कत्ल किया होगा। तो कत्ल किसने किया? कौन थे वो दो लोग जिन्होंने गुरुजी का कत्ल किया और दरवाजा खुला छोड़ गए? नहीं मालूम सर। कैसे नहीं मालूम? हाँ, कैसे नहीं मालूम? कर वापस कत्ल और सुसाइड के बीच की अंधी गली में खो से गए थे। नया सुसाइड वाला एंगल भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था। पर अब यह केस लगभग 10 महीने बाद फिर एक बार रोशनी में आया था, और इस बार सुलझने के आसार नजर आने लगे। केस में ब्रेक थ्रू फूलचंद के बड़े भाई रघुवीर वर्मा की तरफ से आए। क्या आपकी बुआ के लड़के? जी, जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी। रघुवीर जी, 10 महीने बाद आप एकदम से ये दो नाम लेकर चले आए? हमारी बुआ जी सालों पहले परलोक से तार गई थी। फूलचंद उनके और फूफा जी केदारनाथ राठी से करीब था। 2 साल पहले फूफा जी भी चल बसे। उनके जाने के बाद इन दोनों भाइयों से हमारा कोई खास मेल मिलाप नहीं रहा। बस रिश्तेदारी है तो दोनों आ गए थे फूलचंद के अंतिम संस्कार में। पर ये दोनों फूलचंद जी को क्यों मारते? जितेंद्र और पुरुषोत्तम के पिताजी हमारे फूफा जी केदारनाथ राठी जी 2 साल पहले गुजर गए थे। जितेंद्र और पुरुषोत्तम की एक बहन है श्रेया, उसका पति सुरेश फूफा जी की मौत के कुछ महीनों बाद वो भी चल बसा। तो जैसे वो आए थे फूलचंद के लिए, हम भी गए सुरेश की बरसी में अभी 2 महीने पहले। लेकिन मारा क्यों? आप उन दोनों के नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ कहा हमसे।
जो हमको खटका। ओम श्री शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णुपदं। आप जाके पिताजी और जीजा जी की आत्मा को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। क्या कहने जिलान, अब सुकून मिला। 2 महीने से सोच रहे हैं जितेंद्र ने ऐसा क्यों बोला। और ये चैन और सुकून वगैरह फूलचंद की मौत को लेकर था। हमने कहा ना आपसे, फूलचंद बुआ जी और फूफा जी से करीब था, पर पता नहीं क्यों वो दोनों जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद से नाराज थे। उन दोनों के बीच कुछ हुआ था, फिर अचानक उस दिन उनके मुंह से वो बात सुनी, बस अटक गई दिमाग में। अब जाकर पिताजी और जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। और आपको जरा भी भनक नहीं कि इन दोनों भाइयों की फूलचंद से क्या रंजिश थी? नहीं पता साहब, बस अंदर से लग रहा है कि उन दोनों ने कुछ किया हो सकता है। हम इन राठी भाइयों को बिना सबूत के उठाना नहीं चाहते थे। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में फूलचंद वर्मा के साथ किसी प्रकार का कांटेक्ट सामने नहीं आया। न मौत की सुबह कोई फोन कॉल्स हुए थे और न ही पहले, जो किसी साजिश का अंदेशा दे सकते। फूलचंद वर्मा की कोठी के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज हमने 10 महीने पहले निकलवाई थी, 2 बाबा की तलाश के लिए उसे फिर से देखा गया। इस बार जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी की तलाश में। ये दोनों थे साहब। हाँ, वो कितनी बार कह चुके हैं, हमने उन्हें पीछे से देखा था, चेहरा नहीं देखा था साहब। सफेद कपड़ा पहने हुए थे, वो गेरुआ कपड़ा कंधे पे रखा हुआ था, बाबा लग रहे थे साहब। सर, कुछ मिला? ये देखिए। जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद की कॉलोनी के पास थे उस दिन 13 सितंबर 8:25। और ये दोनों फुटेज में इसलिए मिले क्योंकि पहले हम सिर्फ 2 बाबाओं को ढूंढ रहे थे, इन दोनों को नहीं, क्योंकि उस वक्त हमें इन दोनों के बारे में पता ही नहीं था। ऊपर से ना तो इन लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए, ना ही गेरुआ कपड़ा लपेटा हुआ। तो सब मंजू ने हमें झूठ क्यों बोला था कि उसने 2 लोगों को देखा था बाबाओं के भेष में? कहीं मंजू मिली हुई तो नहीं है जो अभी तक हमसे झूठ बोलती आई है? देख मंजू, यहाँ पे केस जितना लंबा चलता है ना, कुटाई भी उतनी ही ज्यादा होती है झूठ बोलने के लिए। मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम, हमने उन्हें पीछे से ही देखा था, बाबा के भेष में थे दोनों। ये थे वो दोनों। इन्होंने तो कोई बाबा वाले कपड़े नहीं पहने। कितने पैसे दिए इन दोनों ने तुझे झूठ बोलने के लिए? मैडम, अगर ऐसी बेईमानी से पैसे कमाने होते ना, तो इसे दूसरों के घर में काम करके अपना पीठ नहीं तुड़वाते। कैसी पूछताछ? हमने किया क्या? ये माजरा क्या है? पहचाना कब की है और कहाँ की है? तो कहना क्या चाहते हैं आप? हम नहीं, ये सबूत कह रहे हैं कि तुम दोनों 13 सितंबर 2017 सुबह 8:25 पर तुम्हारे ममेरे भाई फूलचंद वर्मा के घर के आसपास थे। तो क्या? तो ये कि उसी दिन सुबह 8 बजे के आसपास फूलचंद वर्मा की मौत हुई थी उसी के घर में। वही फूलचंद वर्मा जिसके साथ तुम दोनों की दुश्मनी थी। क्यों मारा? कत्ल के बाद तुम दोनों सफेद कपड़े और गेरुआ लपेटे वहां से निकले और बीच में ही कई कपड़े बदले। उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाया हमने। अब तुमसे भी सच निकलवाएंगे। कुटाई जिंदगी भर की गारंटी के साथ आएगी, कभी ठीक से चल नहीं पाओगे। हार मानते हैं फूलचंद भैया, मदद करो, दया करो हमें। बचा लो हमको फूलचंद भैया, हाथ जोड़ते हैं आपके। फूलचंद भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर तांत्रिक बने, वैसे भी हमारा कुछ लेना देना रहा नहीं। लेकिन फूलचंद भैया ने पिताजी का माथा घुमा दिया था, पूरी तरह सर वश में कर लिया था। दिन रात पगलाने रहते। जितेंद्र, पुरुषोत्तम, ये पागलपन नहीं, ये विद्या है। अरे विद्या विद्या नहीं चलेगी इस घर में, ये जादू टोना ये सब कुछ नहीं चलेगा, समझा? चलिए। जितेंद्र, तुम्हें क्या लग रहा है हम फूफा जी का वशीकरण कर रहे हैं? इस घर में बुरी शक्तियों को बुलवा रहे हैं। अच्छी शक्तियां भी नहीं चाहिए हमको, हम जैसे बहुत खुश हैं बस।
आप पिताजी के दिमाग में कुछ ना कुछ डब भर देते हो और वो पगला जाते हैं। ये सब मत कीजिए फूलचंद भैया, मत कीजिए सब। आज के बाद इस घर के दरवाजा हमेशा के लिए बंद है आपके। की जिंदगी में तंत्र मंत्र करना चाहते थे तो करते, हमारे घर में क्यों? कानून का एक ही मंत्र है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने इस मंच से 1000 बार कहा है, कई और लोग भी दूसरे मंचों से यही बात कहते आए हैं कि जिंदगी में ऐसा कोई भी चमत्कार या जादू नहीं होता जिसे बाद ये मेरी पहली पोस्टिंग थी और सबसे पहले मैंने सारे अनसॉल्व केसेस की फाइलें मंगवाई और उन्हें स्टडी किया। इन केसेस में से ये एक केस था जो मुझे लगा दोबारा जांच होनी चाहिए इसमें। उस दिन ऑफिस में काफ़ी सप्लाईज पेंडिंग थी, बहुत काम था, तो मुझे डबल शिफ्ट करने को कहा गया था, इसीलिए मुझे घर से जल्दी निकलना पड़ा। मैं सुबह 6:30 बजे नाश्ता कर रहा था, अंजलि बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, पर शायद 6:35 हुए होंगे जब मैं घर से निकला राजू और पूजा को लेकर उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने के लिए। उनकी बस रोज़ की तरह 6:45 को आ गई। मैं वापस घर लौटा तो अंजलि दरवाजे पर ही मेरा टिफ़िन लेकर खड़ी थी। मैंने उससे टिफ़िन लिया, अपनी बाइक निकाली, उसे बाय बोला और ऑफिस के लिए निकल लिया। जब मैं जा रहा था तो मैं अंजलि को आखिरी बार जिंदा देख रहा था। मैं घर पर खाना बना रही थी, कुछ 12:45 हुआ होगा जब अचानक मैंने राजू और पूजा की चिल्लाने की आवाजें सुनी। शांति आंटी, शांति आंटी, शांति आंटी, शांति आंटी, शांति आंटी। इंस्पेक्टर, मैं संध्या सिंह बोल रही हूँ। जय हिंद मैडम। श्रीवास्तव, मैं पिछले 2-3 दिन से अंजलि मर्डर केस स्टडी कर रही हूँ। जी मैडम, वो मेरा ही केस था 2 साल पहले। कल्प्रिट अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जी मैडम, वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हमने 1 साल पहले फाइल दोबारा से खोली भी थी, लेकिन फिर वही डेड एंड। श्रीवास्तव, मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शायद इस केस में छूट गया है। बच्चों की स्टेटमेंट ली गई थी? जी बिल्कुल ली गई थी। उन्होंने ही तो सबसे पहले अंजलि राठौड़ की डेड बॉडी देखी थी। क्रिमिनल था, घर में घुसा, लूटा, मर्डर किया और भाग निकला। जो भी आया होगा कुछ तो बातें हुई होंगी, जिसके बाद अंजलि बेडरूम में गई होगी और कल्प्रिट ने अटैक किया होगा। अंजलि की बॉडी बेडरूम के दरवाजे के पास पड़ी थी, जमीन पर। मतलब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अटैक बेडरूम में घुसते ही हुआ होगा। एक और बात है, बिस्तर पर कोई सिलवटें नहीं थी। निखिल का कहना है कि रोजमर्रा वाला ही दिन था, डबल शिफ्ट करके अगले दिन घर लौटने वाला था। क्या इसमें कुछ है? डबल शिफ्ट, 24 घंटे के बाद घर लौटना। हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने में काफ़ी पीछे चल रहे थे, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट की थी डबल शिफ्ट की 13 अप्रैल को। निखिल राठौड़ के बारे में कुछ बताएंगे? 6 साल से काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्कर है, वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। घर में कोई परेशानी? शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक ना चल रहा हूँ? पर्सनल लाइफ में मैंने कभी दखल दिया नहीं, लेकिन लंबे अरसे से जब कोई साथ काम करता है, उस आदमी का बेसिक नेचर, उसके घर का माहौल, सबका मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाता है। लेकिन निखिल की लाइफ में ऐसा कोई टेंशन दिख नहीं रहा था। सर, मुझे नहीं पता कौन पहचान वाला आया था या आने वाला था। किसी ने मुझे फोन करके तो नहीं बताया था, और अगर कोई आया भी हो तो वो मारने वाला हो, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है सर। कभी कुछ था नहीं? कोई भी अनबन नहीं थी तुम्हारे और अंजलि के बीच? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप, वो भी इस वक्त? अंजलि का मर्डर हुआ है महेंद्र जी, पत्नी थी वो निखिल की। कोई भी अनबन नहीं थी सर, खुश थे हम। भैया की लव मैरिज थी सर। अंजलि के पेरेंट्स कहाँ हैं? बस कल तक आ जाएंगे, वो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो निखिल, अंजलि यहाँ थी या तुम लखनऊ में? मिले कैसे? लखनऊ में, मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी वो। कोई एक कारण होना होता तो क्या होता इस मर्डर का? सर, अगर मुझे पता होता तो क्या अब तक चुप रहता? उस घर से कभी बर्तन गिरने की आवाज नहीं आई, ना ही अंजलि कभी बच्चों पर चिल्लाती थी। लेकिन हाँ, सख्त माँ थी। बच्चों पर ना सही पति पर चिल्लाती हूँ, और पति निखिल उस पर। इतने सालों में दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं। 5 साल से हमने तो नहीं सुना, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। सही कह रही है शांति जी, मैं तो 9 साल से हूँ, पूजा मेरे सामने ही पैदा हुई। चलिए वो सब एक तरफ। शांति जी, दिव्या जी, उस दिन अंजलि चिल्लाई ही नहीं।
उस पर छुरे से वार हुए थे। हमें भी यही अजीब लग रहा है, कैसे हो सकता है ये? माँ बाप सास ससुर के अलावा कोई और रिश्तेदार घर में आते थे? निखिल का कोई यार दोस्त या अंजलि का कोई दोस्त? ऐसे जासूसों की तरह कौन नजर रखता है मैडम? मैंने तो बस दोनों के माँ बाप और भाइयों को आते देखा है। अंजलि के 2 भाई है, दोनों उससे छोटे हैं। मेरा किराए का रूम है सर, नित्या विहार में। अपने भाई के साथ नहीं रहते हो? जी, निखिल की अपनी गृहस्थी थी और करण का अपना काम, इसलिए दोनों अलग रह रहे थे। जब 2 साल पहले मैं कुशीनगर से यहाँ गोरखपुर आया था तो 3 महीने के लिए भैया के साथ उनके घर पर ही था। और इसके बाद भी जब भी मेरे मकान की लीज खत्म होती थी तो नया मकान मिलने तक मैं भैया के साथ ही रुकता आया हूँ। अंजलि का अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसे रिश्ते थे? अच्छे थे सर, इकलौती बहन थी दोनों भाइयों की। भी नहीं हुई, भैया टूट चुके हैं, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, और आप सर कभी भाभी के अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं, कभी भैया के अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं। अफेयर्स के बारे में नहीं पूछता, अभी सीधा सवाल पूछता हूं, अंजलि का मर्डर किसने किया करण? सर ये मैं कैसे बता सकता हूं? तो फिर सवाल कैसे करने हैं और क्यों करने हैं, ये तुम हम पर छोड़ दोगे? निखिल भैया अंजलि भाभी से बहुत प्यार करते थे और भाभी भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। हमारा दामाद निखिल, हम हमेशा से बहुत खुश हैं उससे। हमारी बेटी अंजलि भी बहुत खुश थी उससे। ये अंजलि खुद सामने से कहती थी या आपने अनुमान लगाया था? मैं अपनी बेटी की शक्ल देखकर ही जान लेता था, उसे कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं थी। सर 2 प्यारे बच्चे थे उसके, निखिल का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल हंसता खेलता परिवार था। पूरे 13 साल हो गए थे दीदी की शादी को, लेकिन मैंने कभी दीदी की आंखें नम नहीं देखी, कभी चेहरा लटका तक नहीं देखा उनका। और जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं उसका जवाब ना है। हमें निखिल जीजा जी पर कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर 1.25 लाख की वैल्यू की चोरी हुई है विशाल और कृष्णा, और तुम्हारी दीदी को बेडरूम में मारा। कातिल घंटी बजाकर घर में घुसा और तुम्हारी दीदी चिल्लाई तक नहीं। मैम हमारे परिवार में पहली बार इतना भयंकर कुछ हुआ है, हम झेल भी नहीं पा रहे, और ऐसी कंडीशन में आप हमसे क्या उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चाहती हैं कि हम बिना मतलब के जीजा जी का नाम ले लें? सर आपने पहले भैया पर शक किया और अब मुझ पर भी। मैंने सीधा सवाल पूछा तुमसे, कहां थे तुम? जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। मैंने पिछले महीने जॉब छोड़ी है, इसलिए इंटरव्यूज दे रहा हूँ अलग अलग जगह पर। कहां था इंटरव्यू? केसी एसोसिएट्स, गोरखपुर की एक बड़ी सीए फर्म्स में से एक है। कब हुआ? 10 बजे से उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू रखा था। तो तुम कितने बजे वॉक इन हुए? इंटरव्यू कब तक चला और तुम वहां से कब निकले? सर मैं 10 बजे वॉक इन हुआ, 2:30 बजे मैं वहां से निकला। पास के एक रेस्टोरेंट में जाके मैं लंच कर रहा था जब निखिल भैया का मुझे फोन आया कि घर में ऐसा कुछ हुआ है। 10 से 2:30, 4.5 घंटे का इंटरव्यू? सर वॉक इन इंटरव्यू था, मैं 10 बजे वॉक इन हुआ और मेरे जैसे 1 दर्जन कैंडिडेट थे वहां पर। मेरा नंबर 2:05 पे आया। सर ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। तुम अपने नए किराए के मकान में 1 हफ्ते पहले शिफ्ट हुए थे, ऐसा तुमने हमें बताया। जी 10 मार्च को मेरे पुराने वाले घर की लीज खत्म हुई थी, एक्सटेंशन दे नहीं रहा था मकान मालिक, तो मैं भैया के पास आकर रहने लगा। और जैसे ही मुझे मेरा नया घर मिल गया तो 7 अप्रैल को मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। महेंद्र और योगिता निखिल के असली माँ बाप नहीं है? महेंद्र ने गोद लिया है निखिल को। इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? निखिल ने हमें ये बात बताई ही नहीं। उसने कहा वो उसके माँ बाप है, तो इसका मतलब करण उसका सगा भाई नहीं है। जब मैंने ही अपने आप को कभी सौतेला नहीं माना तो आपको क्यों बोलता? ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर आप इस सब में क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे बीवी के हत्यारे को, उस छुपे कारण को ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से यह मर्डर हुआ। और कोई बात जो हमसे छुपाई जाती है हम उस पर शक करते ही करते हैं। निखिल पत्नी मरी है मेरी सर, मेरे बच्चों ने अपनी माँ खोई है। हमें सिर्फ उस कातिल के पकड़े जाने से मतलब है, और आप हैं कि अपने बेमतलब के सवालों से हमारा दर्द और बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ समझते हैं आप? इस दर्द से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। पिछले 4 दिनों में निखिल हमने इलाके के 23 छटे हुए हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है, और इस वक्त और 4 से सख्त पूछताछ हो रही है। और हमारा शक और भी बढ़ते जा रहा है कि ये मर्डर किसी हिस्ट्री शीटर ने नहीं किया है। हत्यारा घर का है निखिल, और तुम हमें घर में झांकने ही नहीं दे रहे हो। कह रहे हो ना तुम्हारा अफेयर है ना अंजलि का था। क्योंकि नहीं था, हमारा अफेयर एक दूसरे के साथ था, गहरा प्यार था। फिर कौन? ये कौन जो है, ये कोई ऐसा है
जिसे अंजलि ने घर में आने दिया, पर उस पर अंजलि को रत्ती भर का भी शक नहीं था कि वो उस पर जानलेवा हमला करेगा। भरोसा था उस पर जो उसने तोड़ा। यस सर, 14 अप्रैल को हमने वॉक इन इंटरव्यूज रखे थे, सुबह 10 से शाम 4:30 तक। ये देखिए मिस्टर करण राठौड़, 14 अप्रैल इनका इंटरव्यू टाइम 2:05 को आया और 2:30 को यहाँ से निकले। करण कब आया था? सुबह 10 बजे। यस सर, साइनिंग है। सर ये उसकी भाभी की मर्डर का मामला है, राइट? राइट। दरअसल करण सेलेक्ट हुआ इस जॉब के लिए। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। इंटरव्यू के दौरान उसका बिहेवियर कैसा था? नर्वस, डिस्टर्ब्ड? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मुझे सेलेक्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट करण ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए थे और सही जवाब दिए थे। फैमिली ने हमसे एक और बहुत बड़ी बात छुपाई थी, एक अनबन जो लखनऊ में छुपी बैठी थी। अंजलि के सबसे छोटे भाई कृष्णा को आ रहे हाथों लीजिए साहब, सारे रिपोर्ट्स निकलवाई है। जमीन का माजरा है इनके बीच। पर क्या कृष्णा ने अंजलि को मरवाया? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन लखनऊ का हमका एक पड़ोसी बोला कि अंजलि कृष्णा के रास्ते में आ रही थी। कृष्णा एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा था उनके एक जमीन को बेचकर। अब ये बहुत हो रहा है। अब आप हमारी फैमिली में कातिल ढूंढ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अंजलि और कृष्णा के बीच जमीन को लेकर कोई रंजिश थी? मेहरबानी करके रंजिश वंजिश की बात मत कीजिए। हाँ, एक मुद्दे को लेकर मतभेद था। और ये मतभेद मेरे और कृष्णा के बीच भी था। मैं भी जमीन बेचने के खिलाफ था। अरे दीदी, पापा भी अग्री है। मैं आपका और विशाल का एक पैसा टच नहीं करूंगा। आपका हिस्सा आपका ही होगा। कृष्णा, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मुझे शक नहीं है कि तुम हमारा हिस्सा हमें नहीं दोगे। मेरी आपत्ति सिर्फ जमीन अभी बेचने से। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और 1 साल में हमारी जमीन की कीमत क्या हो जाएगी? पर मेरे बिजनेस का मौका तो अभी है ना। एक बार हाथ से गया तो अगले साल नहीं आएगा, और अगले साल तो दूर की बात फिर कभी नहीं आएगा। तो क्या करें? मैं तो ना कह रही हूँ बेचने के लिए। ठीक है, तो मत बेचिए। बस आप और विशाल मुझे लोन दे दीजिए मेरे बिजनेस के लिए, और अगले साल जब आप उस जमीन को 2 गुनी कीमत पर बेचोगे तो अपने अपने लोन का पैसा काट लेना मेरे हिस्से में से। कृष्णा, गलत बात। ये तो तुम सर पे बैठकर अपनी मर्जी चला रहे हो भाई। दीदी, ये बात मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे बिजनेस प्लान को नाकाम कर रहे हो, साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। ठीक है, लेकिन इन्हें करने दो जो ये करना चाहते हैं। मैं भी वही करूंगा जो मेरे लिए सही है। फिर मुझे मत कहना। सर, वो कोई धमकी नहीं थी। मेरा मतलब था मार्केट से लोन उठाना, ज्यादा इंटरेस्ट पर। लेकिन मैं कोई मर्डर वर्डर की नहीं सोच रहा था। ये तो तुम अब कह रहे हो, जबकि तुम्हारी दीदी का मर्डर हो चुका है। सर, मेरी अपनी दीदी थी, अपनी दीदी। उनको मारने से पहले मैं खुद मर जाता। प्लीज सर, प्लीज। ये कोई इनसाइड जॉब नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन के कातिल नहीं मिल पा रहा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि उसकी फ्रस्ट्रेशन आप मेरे फैमिली मेंबर्स पे निकालेंगे। कृष्णा थोड़ा गर्म दिमाग का है, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूं सर। मुझसे ज्यादा लाड तो अंजलि ने किया है कृष्णा को, सबसे छोटा जो है। और सर, आपको यह भी बता दूं कि मेरी दीदी खुद मेरे लिए लोन का इंतजाम कर रही थी। और वैसे भी विशाल भी तो जमीन बेचने के खिलाफ था ना, तो इसका मतलब अगला नंबर उसका होता। ऐसा होना भी कोई नई बात नहीं है। सर, आप कातिल ढूंढ रहे हैं या बकरा? निखिल राठौड़, अंजलि राठौड़, करण राठौड़, विशाल सिंह और कृष्णा सिंह, इन सभी के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। कोई भी कॉल नहीं है इनके कॉल रिकॉर्ड्स में जिस पर शक किया जा सके। और दोनों परिवारों में से भी कोई किसी पर शक नहीं कर रहा है। क्या हम लोग इनसाइड जॉब पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं? हो सकता है ये कोई रैंडम क्रिमिनल था। तो फिर उसके भी कोई सुराग होने चाहिए। हमने कितने हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है, पूरे यूपी के जोरियों को खंगाला, मगर हाथ कुछ नहीं लगा। और ये अगर राह चलता क्रिमिनल होता शायद गोरखपुर के बाहर का, तो फिर वो यही हाउसिंग कॉलोनी की इसी एक घर की डोरबेल क्यों बजाता? ये आदमी हिस्ट्री शीटर था या सुपारी उठाने वाला किलर, या फिर एक बनाया हुआ एंगल, एक सोची समझी चाल, या सचमुच एक सरफिरा और इस केस का मुख्य आरोपी? ये मनीष यादव है। निखिल ने ये बात भी हमसे छुपाई थी। हम इन्वेस्टिगेशन के डेड एंड पर पहुंच चुके थे, 3 हफ्ते हो चुके थे, तब हमारे एक खबरी ने ये एंगल ढूंढ निकाला। निखिल, मनीष यादव के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मनीष यादव? नहीं जानते। झड़प हुई थी तुम्हारी उसके साथ। ओ हाँ हाँ, मनीष यादव, वो कैसे छूट गया मेरे दिमाग से। उससे वो बात निकलवानी पड़ी थी। क्या हुआ निखिल? कल क्या है पूजा की क्लास में? क्या है? उसकी क्लास का स्पोर्ट्स डे है। अच्छा,
बताया नहीं उसने मुझे। अरे बताया तो था 4 बार डिनर पर, तुमने सुना ही नहीं। कहाँ खोई रहती हो? कहीं नहीं। अंजलि, तुमने पूजा और राजू के स्कूल का एक भी इवेंट मिस नहीं करती हो। ध्यान से ही निकल गया निखिल। ध्यान से नहीं निकला है, तुम लॉस्ट हो, परेशान लग रही हो। अंजलि, क्या बात है? कुछ टेंशन है? मुझे नहीं बताओगी? निखिल, इस उम्र में अगर कोई तुमसे वाहियात बात करे तो कैसा लगेगा? किसने क्या कहा है तुमसे? तुम्हें लगेगा कि कहीं तुम्हें कोई खोट तो नहीं है, तुमने कुछ गलत कहा तो नहीं, गलत पहना तो नहीं। अरे पर हुआ क्या है? निखिल, वो 3 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। दिन में घुट घुट कर मर जाता है। यह आदमी पागल है। अभी फोन करता हूँ पुलिस को। एक चांस दो भैया, प्लीज एक चांस। मैं इसे समझाता हूँ, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। अगर अगली बार मेरी बीवी के आसपास भी दिखा ना तो पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, खुद मार डालूंगा इसे। पर सर, ये तो 2 महीने पुरानी बात है, उसके बाद से तो कभी कुछ नहीं हुआ। हुआ नहीं या अंजलि ने तुमसे कुछ कहा नहीं? सर, अगर कुछ हुआ होता तो वो मुझे जरूर बताती। काश तुमने भी हमसे शुरुआत में ही कहा होता। मनीष को भाग जाने का इतना वक्त नहीं मिलता। मनीष यादव की बात छुपाई गई थी या ये बात छूट गई थी, इस बारे में भी हमें डाउट था। मनीष को हमने पटना में ढूंढ निकाला, यहाँ कुछ अलग ही कहानी थी। मनीष यादव 14 अप्रैल को अंजलि का मर्डर करके 16 तारीख को गोरखपुर से हवा हो गया। सर, जब अंजलि रही नहीं तो मैं वहाँ, अगर सच्चे आशिकी पर उसके माशूका का मर्डर का इल्जाम लगे तो वो जीते जी मर जाएगा ना सर। हमारा मिलना लिखित था, सब लिखित था, जैसे लिखा था वैसे ही हुआ सर। भैया वो 4 पैकेट्स वेफर्स के दे दीजिए। सॉरी बहन जी, वो आखिरी के 4 पैकेट बचे हुए थे, किसी और ने ले लिए। बस 10 मिनट में मंगा के देता हूँ। नहीं भैया, उतना टाइम नहीं मेरे पास, किसी और दुकान में भी नहीं मिल रहा है। आप रहने दीजिए। मैम, ये मैंने खरीदी है, लेकिन आप लीजिए, मैं बाद में खरीद लूँगा। सच में? जी लीजिए। थैंक यू सो मच। दरअसल ये मेरे बच्चों के लिए है, उनको क्लास से पिक करना है ना, लेट हो रही हूँ। लिखित था, सब ऊपर से लिखित था, हम इस तरह मिलेंगे। उसकी वो स्माइल, उसकी वो खुशी। पहले मुलाकात के बाद नियति ने हमारी दूसरी मुलाकात भी करवा दी, वो भी तुरंत। ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। अरे क्या हुआ, ऑटो नहीं मिल रही है क्या? जी, आपने कहा था आपके बच्चों को क्लास से पिकअप करना है। जी लेट हो रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप इस तरफ जा रहे हैं, बच्चों की क्लास उस तरफ है। नहीं मैम, मुझे लेट नहीं हो रहा है, आप बैठिए ना, मैं छोड़ देता हूँ। बैठा हूँ, बहुत करीब। हाँ हुआ ना, अभी अभी हुआ, जब तू हाथ लगा और मर्डर केस क्लोज करने का टाइम आ गया। साले साइको, फिर तूने उसका घर पता किया, रोज टॉक करता रहा, प्रपोज किया उसको, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। सर, मैंने उसके पति को भी कहा, आपको भी कहता हूं, जब तक जिसको अपना तय हुआ जीवन साथी नहीं मिलता तब तक वो गलत बंधन में बंधा रहता है। क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने जब अखबार में पढ़ा तो मैं तुरंत जान गया। नियति ने अंजलि को भी एहसास दिलाया कि वो सिर्फ मेरी है, और ये बात वो उस निखिल राठौड़ को बर्दाश्त नहीं हुई। सर, उसने खून कर दिया उसका, मेरी जिंदगी छीन ली। सर, वो खूनी है, 2 खून किए उसने, एक मेरे अंजलि का और एक मेरा। हमने मनीष से सख्त तरीकों से पूछताछ की, लेकिन वो साइको है, मना करता रहा। हमने उसके फ़ोन लोकेशंस भी मैच किए, लेकिन अंजलि के घर के आसपास कहीं नहीं था वो। और ऑब्वियसली अंजलि तो उससे नफरत करती थी, तो वो मनीष के लिए दरवाज़ा क्यों खोलती और क्यों उसे अंदर आने देती? एग्जैक्टली। फिर पिछले साल, मतलब अंजलि के मर्डर के 1 साल बाद, हमने एक गैंग को पकड़ा था जो घरों में घुसकर गहने वगैरह चुराते थे। इस दौरान मर्डर्स भी किए थे उन्होंने, छुरे से, उन्हें भी खंगाला, लेकिन अंजलि मर्डर केस से लिंक नहीं कर पाए। पति निखिल राठौड़? निखिल हमारा सस्पेक्ट तो था उस वक्त, अब भी मुझे उस पर डाउट है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला कभी। मैं निखिल के कॉल रिकॉर्ड्स देख रही थी। पड़ोसिन शांति ने दोपहर 12:55 पर निखिल को कॉल किया था अंजलि के मर्डर की इंफॉर्मेशन देने के लिए, और एफआईआर कॉपी के हिसाब से 1:15 के आसपास निखिल अपनी फैक्ट्री से घर पहुंचा, मतलब 20 मिनट।
लेकिन 14 अप्रैल की सुबह वो घर से फैक्ट्री के लिए निकलता है लगभग 6:45 बजे और बाइक से फैक्ट्री पहुंचता है 7:30 बजे। 45 मिनट, आते वक्त 20 मिनट, जाते वक्त 45 मिनट। ऐसा क्यों? सुबह सुबह जाते समय मुझे 45 मिनट इसलिए लग गए थे क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। फिर मैं मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसने मुझे बोला थोड़ा समय लगेगा। फिर मैंने ऑटो का वेट किया। काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे ऑटो मिला और मैं फैक्ट्री पहुंचा। हमने उस मैकेनिक से बात की, उसका भी यही कहना था जो हमें निखिल ने बताया था। बच्चे पूजा और राजू से पहले स्टेटमेंट के अलावा अलग से कोई बात हुई थी? क्या बात करते? मर्डर के दौरान वो स्कूल में थे और माँ को देखने के बाद शॉक में। बच्चों से बाद में बात होनी चाहिए थी श्रीवास्तव। आखिर बच्चे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। पति पत्नी के बीच अगर कोई झगड़ा था, रंजिश थी, तो बच्चे काफी कुछ बता पाते। ये आपको कोई बाहर वाला या पड़ोसी नहीं बता पाता। हमें नहीं लगा था बच्चे इस बारे में कुछ बता पाएंगे। श्रीवास्तव, बच्चों से दोबारा बात कीजिए। बच्चों को पता होगा कि घर में कौन आता जाता है, घर पे किसके साथ क्या इक्वेशंस है। करण, जिसका अक्सर आना जाना रहता था निखिल के घर में, उसने भी निखिल और अंजलि के बीच कोई भी झगड़ा होने की बात को मना किया था। अंजलि ऐसी मालूम नहीं होती जो अपने निजी सेंसिटिव मामले अपने देवर के साथ डिस्कस करे। निखिल भी नहीं करता होगा। एज पर निखिल स्टेटमेंट, ये मनी स्टॉकर वाली बात भी अंजलि ने उसे काफी देर से बताई थी। जब निखिल ने देखा कि वो परेशान है, पूछा, तब बोली। शायद ऐसी कोई बात होगी जो अंजलि को परेशान कर रही हो और बच्चों ने नोटिस की हो। बड़ी मुश्किल से उन्हें उससे बाहर ला पाया हूँ। मैं समझ सकता हूँ निखिल, लेकिन उनकी माँ के हत्यारे आज भी आजाद है। जानता हूँ सर, और मैं खुद चाहता हूँ वो पकड़ा जाए, मगर मैं ये नहीं चाहता कि राजू और पूजा फिर से वो दिन याद करें। मतलब तुम नहीं चाहते कि अंजलि के हत्यारे पकड़े जाए? बच्चे उस हत्यारे को नहीं जानते हैं सर, उन्हें कैसे पता होगा? और अगर पता होता तो आपको पहले नहीं बता देते। निखिल, वो शायद अब कुछ बोले, उस वक्त काफी सदमे में थे। हमने भी उनसे कुछ बात नहीं की थी। अब हम दोबारा से उनसे पूछेंगे और हम पूरी केयर लेंगे, उन्हें कोई तकलीफ, कोई सदमा न लगे। बात तब करनी चाहिए थी 2 साल पहले, पर अब तो करनी ही पड़ेगी। हमने ये प्रयोग बड़ी सावधानी से किया। हमारी टीम मेंबर तृप्ति पूजा और राजू की दोस्त बन गई। वो रोज उन्हें मिलती, उनके स्कूल के होमवर्क प्रोजेक्ट में हेल्प करने लगी। कुछ ही दिनों में ऐसा मेलजोल बन गया उन तीनों के बीच कि बच्चे तृप्ति के साथ खुलकर बातें करने लगे। उस पर भरोसा करने लगे और अपने दिल की बातें भी बताने लगे। राजू अपनी क्लास में किसी लड़की को लाइक करता है, उसकी बर्थडे पर उसे केक देना चाहता है। अब मैं कोशिश में हूँ कि मैं किस तरह उसकी मदद करूँ। तृप्ति, अब मुद्दे पर आने का वक्त आ गया है। तृप्ति, मुश्किल तो होगा, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा, और जल्दी। हमें पता करना होगा कि क्या वो ऐसा कुछ जानते हैं जो हमें हत्यारे तक पहुंचा सके। जी सर। तुमने निखिल में कोई बात नोटिस की? कोई हड़बड़ाहट, डर, कुछ भी? एक्चुअली नहीं सर। अगली मीटिंग में पूछ लो बच्चों से कि क्या उनके माँ बाप के बीच में कोई टेंशन थी। हमें नहीं पता था कि मर्डर के 2 साल बाद हम ये जो कोशिश कर रहे थे, इसका कोई ठोस फायदा होने वाला था या नहीं। पर इस कोशिश ने वाकई में हमें 2 साल बाद इस केस में एक ब्रेक थ्रू दिया। सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों से फिर से वही बात कर रही हूँ। इट्स ओके दीदी, एक्चुअली मैंने मम्मी पापा को कभी झगड़ते नहीं देखा। तुम्हारे पापा भी यही कहते हैं। बहुत प्यार था ना दोनों के बीच। लेकिन एक बार ना दीदी, मैंने मम्मी को रोते हुए देखा था रात को। पूजा और मैं सो रहे थे जब मैंने जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी। मम्मी पापा के रूम का दरवाजा था वो।
मम्मी क्या हुआ? आपने दरवाजे इतनी जोर से क्यों बंद किया? कुछ नहीं बेटा, वो हवा से बंद हो गया होगा। तू जा, सो जा। आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो मुझे पापा की याद आ रही थी ना, इसीलिए आंसू आ गए। तुम जाओ, सो जाओ। तुम्हें लगा मम्मी झूठ बोल रही थी? याद करके बता सकते हो बेटा, ये कब की बात है? मम्मी की डेथ के कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, मे भी 7 दिन पहले। क्या हुआ राजू? एक और बात कहनी थी दीदी, जो मैं पूजा के सामने नहीं बोलना चाहता था। कौन सी बात? उस रात पापा घर पर नहीं थे। तो तुम्हारी मम्मी क्यों रो रही थी बेटा? पता नहीं दीदी, लेकिन ये तब हुआ जब करण चाचा अपने नए घर गए नहीं थे। तो उस रात करण चाचा घर पर थे? जी दीदी, जैसे ही मैं मम्मी के कमरे से अपने कमरे में लौट रहा था तो मैंने करण चाचा को देखा हॉल में, वो वही सोते थे। और दूसरी सुबह तुम्हारे करण चाचा अपने नए घर चले गए थे? जी, लेकिन मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था दीदी। मैडम आपने बिल्कुल सही लीड दी। क्या कहा बच्चों ने? आपने कल्प्रिट को पकड़ लिया? जी हाँ, 2 साल पहले उसे पकड़ लेना चाहिए था। सर, करण को उस दिन घर जाने के लिए मैंने ही कहा था। क्यों? क्योंकि अंजलि ने मुझे कहा था उसे कहने के लिए। क्यों? क्या बात है? वहाँ करण ने पैसे भी भर रखे हैं, जाया जा रहे हैं। तुरंत पोजीशन लेनी चाहिए, आज ही लेने कहो। अरे पर आज ही क्यों? उसका अपना फ्लैट है, आराम से वहाँ सोए। यहाँ हमारे घर में ड्राइंग रूम में उसे सोना पड़ता है। आप बोलिए ना उसे, आज ही के आज शिफ्ट हो जाए। सर, मुझे लगा कि एक और मेंबर होने की वजह से शायद घर में खर्चा बढ़ रहा था, काम बढ़ रहा था, इसलिए अंजलि मुझे जोर दे रही थी। और मैं घर में कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने करण को बोला तुम शिफ्ट हो जाओ। और सर, अब ये क्या बोल रहे हैं? करण मेरे सगे भाई से बढ़कर है। अंजलि उसकी भाभी थी, उसका इतना लाड प्यार करती थी वो। ये गलत है सर? ये नहीं निखिल, करण के घर की तलाशी में हमें अंजलि के गहने मिले हैं। करण ने ही अंजलि का मर्डर किया है। निखिल घर पर नहीं है। मैं भैया से मिलने नहीं आया हूँ भाभी। मत कहो मुझे भाभी और मत कहो उन्हें भैया। सॉरी अंजलि, अंदर तो आने दो। माफी मत मांगो, तुम बस चले जाओ यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। ना, माफी मांगने आया हूँ, माफी लेकर जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन जो मैंने किया है उसकी शर्म में मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माफी देने से ना तो तुम्हारी शर्म कम होगी, ना ही तुम्हारा गुनाह। तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं। तुम जाओ यहाँ से। तुम इंटरव्यू के लिए 10 बजे पहुंचे, एक ही समय 2 जगह कैसे थे? मुझे डर था कि मेरी भाभी एक ना एक दिन भैया को सब कुछ बता देगी, फिर मेरे और निखिल भैया के सारे रिश्ते टूट जाते, मेरी थू थू होती। मतलब तू अंजलि को मारने के इरादे से ही वहां गया था? पूरी प्लानिंग मर्डर की थी? जी। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े और छुरा अपने साथ ले लिया था। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन केसी एसोसिएट्स के ऑफिस में छुपा दिया था। मैं एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ लेकर गया था क्योंकि मुझे पता था वॉक इन इंटरव्यू है। मैं 4:30 बजे तक कभी भी लौट सकता था।
अपनी भाभी की तरफ तुम्हारा गलत इरादा भी दिया, जॉब मिल भी गई। इतना शांत दिमाग, कैसे आदमी हो तुम? अंजलि ने मुझे एक बार बताया होता तो मैं करण को अपने घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल देता। 2 साल तक मैं ये सोचता रहा, कौन हो सकता है, किसने मारा है अंजलि को। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि करण, मेरा भाई, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर उसने। हम चूके मैडम, हमने करण वाला एंगल को डिटेल में टटोला नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हमसे। होता है श्रीवास्तव, एटलीस्ट अब ये केस अनसॉल्व नहीं रहेगा। जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कीजिए, अब ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए। जी मैम। तृप्ति, तुम खुद जाकर बच्चों को दे आती, उनको अच्छा लगता। नहीं सर, ऐसे ही ठीक है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। बाहरी दुनिया के खतरे से घर पर घात लगाए बैठा खतरा ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। एक ऐसा खतरा जिसकी गंभीरता को अंजलि ने कभी भापा नहीं और जिसके होने की निखिल को भनक तक नहीं थी। खामोशी अक्सर ऐसे खतरों को हवा देती है, हिम्मत देती है। गलत करने वाला भले सबसे करीबी इंसान हो, उसे गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। हाँ, आसान नहीं होता, कई और जिंदगियों के बिखरने की संभावना भी होती है, लेकिन चुप रहने से न खतरा